हाय गाइस, वेलकम बैक टू वन स्टॉप बायोलॉजी। तो आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं गैमेटोजेनेसिस। हम इस टाइम पर क्लास 12th में जो है चैप्टर 3 कवर कर रहे हैं, जो कि है ह्यूमन रिप्रोडक्शन। और उसमें हमने मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, जो कि हमने लास्ट 2 वीडियोस में ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो अब क्योंकि हमने मेल और फीमेल ऑर्गन्स देख लिए हैं, तो हम देखेंगे कि अब जो आपका मेल और फीमेल गैमेट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है। सो बेसिकली जो है ह्यूमन मेल के केस में टेस्टिस जो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है और वो प्रोड्यूस करता है स्पर्म्स। और फीमेल के केस में, ह्यूमन फीमेल के केस में, जो ओवरीज होते हैं वो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होते हैं और वो प्रोड्यूस करते हैं ओवम। और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं, बेसिकली ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म एंड ओवम, इसको हम बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। तो स्पर्म के केस में इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस, और ओवम के केस में इस प्रोसेस को बोलते हैं oogenesis। हम एक एक करके स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis देखते हैं। ठीक है। तो बेसिकली टेस्टिस में होता क्या है कि इमेच्योर जर्म सेल, ठीक है, इमेच्योर मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है ना, जिसको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया। और यही जर्म सेल प्रोड्यूस करते हैं या डेवलप करते हैं, बोल सकते हैं, स्पर्म्स में बाय द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक है। और ये जो प्रोसेस है फॉर्मेशन का स्पर्म का, वो शुरू होता है प्यूबर्टी में। ठीक है। तो ये जो स्पर्मेटोगोनिया होता है, ये प्रेजेंट होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल पे। तो हम सीधा डायग्राम से समझते हैं इसको। ठीक है। ये आपका डायग्राम है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स का। अब हमने पहले क्या बोला कि जो इमेच्योर जर्म सेल्स होते हैं उनको बोलते हैं स्पर्मेटोगोनिया, या सिंगुलर होता है स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है। तो ये प्रेजेंट होता है आपका सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के इनसाइड वॉल में। तो ये जो आपको इनसाइड वॉल में सेल्स दिख रहे हैं, है ना, ये सारे, ये है स्पर्मेटोगोनिया। ठीक है। तो ये आपका सेल हो गया स्पर्मेटोगोनियम। ठीक है। अब क्या होता है कि कुछ स्पर्मेट, सो बेसिकली आप ये तो देखिए कि ये डिप्लॉयड सेल्स हैं, इनमें होते हैं 46 क्रोमोसोम्स। ठीक है। तो ये डिप्लॉयड है। अब कुछ इनमें से स्पर्मेटोगोनिया बना लेते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। और कैसे बनाते हैं? मियोटिक डिवीजन से, रिडक्शनल डिवीजन से। तो हर स्पर्मेटोसाइट जब पहला मियोटिक डिवीजन कंप्लीट करता है, तो दो इक्वल हैप्लॉइड सेल्स बनाता है, जिसको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स। तो हम बेसिकली क्या बोल रहे हैं कि इनमें से ही कुछ सेल्स मियोटिक डिवीजन से बनाते हैं प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बेसिकली ये तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है, ये अभी मियोटिक डिवीजन यहाँ नहीं हुआ, ये तो सेम ही है। इनमें से कुछ जो है, इनमें मियोसिस होता है और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बना लेता है क्या? दो इक्वल हैप्लॉइड सेल, जिनको बोलते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो यहाँ पे जो है हमारा पहला मियोटिक डिवीजन हुआ। तो अब जो है आपका क्रोमोसोम नंबर हो गया आधा। इसीलिए जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट होते हैं उसमें 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। ठीक है। अब ये स्पर्मेटोसाइट्स जो हैं, ये जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स हैं, इनमें वापस से सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है और ये बनाते हैं 4 इक्वल, याद रखिएगा, 4 इक्वल हैप्लॉइड, उसको बोलते हैं स्पर्मेटिड्स। क्या बोलते हैं? स्पर्मेटिड्स। तो बेसिकली कुछ स्पर्मेटोगोनिया प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन जाते हैं, जिनमें कि पहला मियोटिक डिवीजन होता है और वो बनते हैं सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। फिर इनमें दूसरा मियोटिक डिवीजन होता है और ये बनाते हैं 4 इक्वल स्पर्मेटिड्स। ठीक है। अब यही स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, जिसको हम स्पर्म भी बोलते हैं। ठीक है। तो यही स्पर्मेटिड्स ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में, जिसको स्पर्म से बोलते हैं,
इस प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। ठीक है। अब जब स्पर्मियोजेनेसिस होकर ये स्पर्म बन जाते हैं, तो इन स्पर्म के हेड जो है वो एम्बेडेड होते हैं, एक सपोर्टिव सेल्स होते हैं, सर्टोली सेल्स, उनके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी पढ़ा था। तो ये जो नरिशमेंट प्रोवाइड करते हैं, तो ये सर्टोली सेल से आप देख रहे हैं कि हेड अटैच्ड है ना। तो इनिशियली क्या है कि स्पर्मियोजेनेसिस के बाद जो स्पर्म हेड है वो एम्बेड होता है सर्टोली सेल्स में, और फाइनली ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में रिलीज हो जाते हैं, और रिलीज होने के प्रोसेस को बोलते हैं स्पर्मिएशन। तो बहुत सारे टर्म्स है गाइस, याद रखने होंगे आपको। स्पर्मेटोजेनेसिस तो टोटल प्रोसेस है, जब फाइनल स्टेप में ये स्पर्मेटिड से स्पर्म बन रहा है तो स्पर्मियोजेनेसिस होता है। और जब ये स्पर्म पहले अटैच्ड होता है, एम्बेडेड होता है सर्टोली सेल्स में, और जब ये फ्री होके रिलीज हो जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पर्मिएशन। ठीक है। अब स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस है ना, वो स्टार्ट होता है प्यूबर्टी के टाइम पर। ठीक है। और इसमें कुछ हॉर्मोन्स इन्वॉल्व हैं। तो पहला हार्मोन जो है हमारा, वो है एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन, जो कि है गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। तो जो स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है वो सिग्निफिकेंट इंक्रीज की वजह से स्टार्ट होता है इसी हार्मोन के, GnRH के सिग्निफिकेंट इंक्रीज की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट होता है। अब जैसे मैंने बोला, ये एक हाइपोथैलेमिक हार्मोन है। अब जब इंक्रीज होता है ये GnRH का लेवल, तो ये बेसिकली एक्ट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे, और स्टिमुलेट करता है दो गोनाडोट्रोपिन्स, अगेन दो हार्मोन को। ठीक है। तो ये बेसिकली एक्टिवेट कर रहा है दो हार्मोन को। पहला हार्मोन है LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ठीक है। और दूसरा हार्मोन है FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग। अब इन दोनों हार्मोन्स के फंक्शन है। जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है वो लेडिक सेल्स पे एक्ट करता है। ठीक है। लेडिक सेल्स इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर ही, ये भी हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था। और ये स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस और सिक्रीशन ऑफ एंड्रोजन, जो कि अगेन एक हार्मोन है जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स, जो टेस्टिस के अंदर ही बन रहे हैं। तो ये जो है एक्टिवेट कर देता है एंड्रोजन को, ये एक्टिवेट कर रहा है एंड्रोजन को, है ना। और ये एंड्रोजन ही स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। याद रखिएगा, ये एंड्रोजन ही स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करते हैं। तो अब FSH जो है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, वो क्या करता है? तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है वो एक्ट करता है इन सेल्स पर, सर्टोली सेल्स पर एक्ट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और स्टिमुलेट करता है कुछ फैक्टर्स को। ठीक है। सिक्रीट बेसिकली कुछ फैक्टर्स ऐसे सिक्रीट होते हैं जो कि स्पर्मियोजेनेसिस, जो स्पर्मियोजेनेसिस का प्रोसेस होता है ना, उसमें हेल्प करते हैं। तो स्पर्मियोजेनेसिस कब होता है? जब स्पर्म बन रहा होता है। तो ये भी हेल्प करता है स्पर्म बनने में, और ये भी हेल्प करता है स्पर्म बनने में। ये स्पर्मेटोजेनेसिस को ओवरऑल एक्टिवेट करता है, और ये स्पर्मियोजेनेसिस को करता है। ये किसको करता है? स्पर्मियोजेनेसिस को, है ना। तो ये तो आपको हो गया पूरा प्रोसेस स्पर्मेटोजेनेसिस का। अब एक बार देखते हैं कि जो स्पर्म का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, स्पर्म दिखता कैसा है ना, वो भी तो इम्पोर्टेंट है। कैसे वो नरिशमेंट लेता है, कैसे वो मूव करता है, एक जब इजैकुलेशन हो जाता है उसके बाद फीमेल बॉडी में। तो हम देखते हैं सीधा स्पर्म का स्ट्रक्चर। ये है आपका स्पर्म का स्ट्रक्चर। ठीक है।
तो अब अगर हम स्पर्म का स्ट्रक्चर देखेंगे, एक तो माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर होता है ना। अब इसका स्ट्रक्चर बना हुआ है अलग अलग पार्ट्स में। तो ये जो आपको एक पूरा टोटल स्ट्रक्चर दिख रहा है ना, ये तो है हेड, इसको बोलते हैं हेड। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ नेक, उसके बाद एक आता है मिडिल पीस, जो मिडिल वाला। अब हर का कुछ ना कुछ काम होगा गाइस, है ना। और लास्ट में जो एक ये लंबी सी टेल है, उसको टेल ही बोलते हैं। ठीक है, तो अब पहले बात करते हैं हेड की। अब इससे पहले बात करें, एक चीज आप ध्यान रखिएगा कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये एक पतली से प्लाज्मा मेम्ब्रेन से पूरा कवर्ड है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जिसने पूरी बॉडी जो है स्पर्म की उसको कवर करा हुआ है। तो ये जो आपको बेसिकली एक लेयर दिख रही है, ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, अब सबसे पहले देखते हैं हेड। ठीक है, तो हेड में एक तो होता है बड़ा सा न्यूक्लियस। ठीक है, तो ये जो आपको पूरा स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, ये है न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यही न्यूक्लियस तो वो मेल का डीएनए कैरी कर रहा है ना, ये तो जीन्स कैरी कर रहा है। इसके अंदर है क्रोमोसोम, है ना। तो हेड का तो आपको फंक्शन समझ में आ गया कि न्यूक्लियस कंटेन कर रहा है जिसमें कि क्रोमोसोमल मटेरियल है। अब इस हेड के एंटीरियर में ऊपर के पोर्शन में एक कैप है। इस कैप को बोलते हैं एक्रोसोम। और इस एक्रोसोम के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स फिल्ड होते हैं, जो कि जब फर्टिलाइजेशन होता है ओवम से, उस फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो बेसिकली ये एक्रोसोमल टिप से ही अटैच होता है। जो ये स्पर्म है, वो एक्रोसोमल टिप से ही अटैच होता है फर्टिलाइजेशन के टाइम पे ओवम से, वो भी हम पढ़ेंगे आगे। तो बेसिकली उस जब अटैच होता है उसके बाद ये ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो रिलीज करते हैं, जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करते हैं ओवम की। ठीक है, अब इसके बाद नेक हो गया बेसिकली, जो जोड़ रहा है मिडल पीस या बाकी उसको हेड से। अब मिडल पीस है, मिडल पीस के अंदर क्या होता है, मिडल पीस के अंदर होते हैं बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया को हम क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल, है ना। तो बेसिकली पावर हाउस यहाँ पर भी ये काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, एनर्जी देने का काम कर रहा है। तो एनर्जी सोर्स होता है। और ये स्पर्म क्या करता है, स्विम करता है ना। तो जब इजैकुलेशन के बाद जब फीमेल के अंदर में जाता है तो ये स्विम करके पहुंचता है ओवम तक। तो बेसिकली स्विमिंग के लिए जो एनर्जी चाहिए होती है स्पर्म को, वो आती है इस मिडल पीस में जो माइटोकॉन्ड्रिया है उससे। तो बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया होते हैं जो कि स्पर्म को एनर्जी दे रहे होते हैं स्विमिंग के लिए। ठीक है, और उसके बाद जो है होता है टेल। अब इसी टेल के वजह से ही स्विम करता है ना। तो ये जो मूवमेंट होती है ना टेल की, इसी मूवमेंट को एनर्जी देता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, और इसी की वजह से स्पर्म स्विम करता है, और इसी की वजह से मोटिलिटी आती है स्पर्म में। ठीक है, तो अब आप ये समझ लीजिए कि एक ह्यूमन मेल एक कॉइटस के टाइम पर 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स रिलीज करता है या इजैक्यूलेट करता है। ठीक है, अब इन 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स के बोलते हैं, अगर नॉर्मल मेल है, एक हेल्दी मेल है, तो 60% जो स्पर्म्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, जो बेसिकली सूटेबल है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो 60% नॉर्मल स्पर्म्स होते हैं इसमें। नॉर्मल स्पर्म मतलब नॉर्मल शेप साइज, है ना, सब कुछ ठीक है। और इनका 40% स्पर्म्स जो हैं उनमें प्रॉपर मोटिलिटी होती है, मतलब वो मूव कर सकते हैं ढंग से। ठीक है, और ये मैं नॉर्मल मेल्स की बात कर रही हूँ, समझ रहे हैं। तो आप ये देखिए कि कितने सारे स्पर्म्स रिलीज होते हैं एक कॉइटस में, है ना। इट्स लाइक इन वन इजैक्यूलेशन। ठीक है, बट उनके 40% ही अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल हर तरीके से, वो भी 60% के 40%, नॉट ये टोटल के 40%,
जो है हर तरीके से सही होते हैं। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर भी हम क्या कर रहे हैं कि चांसेस जो है फर्टिलाइजेशन का वो कैसे बढ़ा रहे हैं, बहुत सारे स्पर्म्स इजैक्यूलेट कर, है ना, क्योंकि ओवम को तो मूव नहीं करना है, तो वो तो एक ही होगा, उसको फर्टिलाइज करने वाला जो है, जो कि मूव कर रहा है, जो कि मोटाइल है, चांसेस बढ़ाने के लिए हम उसका नंबर मैक्सिमाइज कर रहे हैं, है ना। अब नेक्स्ट हम देखते हैं, तो ये तो पूरा हमने स्पर्मेटोजेनेसिस पढ़ लिया। अब नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे वो है oogenesis। ठीक है, तो देखते हैं oogenesis में क्या होता है। अब जो फीमेल गैमेट होता है उसके फॉर्मेशन को हम बोलते हैं oogenesis। अब बहुत बड़ा डिस्टेंस है, बहुत बड़ा डिफरेंस है स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में। अब क्या डिफरेंस है कि हमने देखा कि स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट ही होती है जब एक मेल अटेन करता है प्यूबर्टी, तो, है ना। लेकिन oogenesis जो है वो फीमेल एम्ब्रायो जब बनता है ना, उसी टाइम पे इनिशिएट हो जाती है। ठीक है, और उसी टाइम पे बहुत सारे, मतलब मिलियन ऑफ गैमेट मदर सेल्स, जिनको हम बोलते हैं oogonia, वो बन जाते हैं। और ये किस में बनते हैं, जो फीटस है ना उसके अंदर ही, है ना। तो फीटल ओवरी के अंदर बनते हैं ये। ठीक है, और आप ये ध्यान दीजिए कि एक बार ये जो फीटल ओवरी में बन गए ओगोनिया, उसके बाद जब वो फीमेल बेबी का बर्थ हो जाता है, उसके बाद कोई ओगोनिया नहीं बनता है। तो जैसे स्पर्म्स के केस में, क्योंकि स्पर्मेटोजेनेसिस के प्रोसेस में नंबर ऑफ स्पर्म्स तो लिमिटेड नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ ओवम, क्योंकि oogonia लिमिटेड है और बर्थ के बाद नहीं बनता, तो नंबर ऑफ ओवम इन अ फीमेल इज लिमिटेड। ठीक है, अब ये स्ट्रक्चर्स जो होते हैं बेसिकली, ठीक है, तो बेसिकली ये जो स्ट्रक्चर्स हैं, ये डिवाइड, तो ये जो सेल्स हैं oogonia के सेल्स हैं, ये डिवाइड करते हैं। और ये सबसे पहले प्रोफेज 1 ऑफ मियोटिक डिवीजन, ठीक है, तो इनमें मियोटिक डिवीजन होता है, ये प्रोफेज 1 में आ जाते हैं। ठीक है, और ये इसी स्टेट में एक तरीके से रुक जाते हैं डिवाइड होकर। ठीक है, इस स्टेट में जब ये आ जाते हैं तो इनको हम बोलते हैं प्राइमरी oocytes। इसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी oocyte। ठीक है, अब हर प्राइमरी oocyte सराउंड होता है लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल से। तो बहुत लेयर होती जाती है इसमें ग्रैन्युलोसा सेल्स की। इस जो पूरा ये जो बन रहा है ग्रैन्युलोसा सेल्स के साथ oocyte, उसको बोलते हैं प्राइमरी फॉलिकल। ठीक है, अब होता क्या है कि बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक, जब तक प्यूबर्टी नहीं अटेन करती एक फीमेल, ह्यूमन फीमेल, तो बहुत सारे ये जो फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल्स, ये डीजेनरेट होते रहते हैं बर्थ से लेके प्यूबर्टी तक। ठीक है, तब तक ये डेवलप नहीं होते हैं ओवम में। प्यूबर्टी के बाद ही ये फाइनली ओवम में डेवलप होते हैं। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम पे इसलिए हम कहते हैं कि 60,000 से 80,000 प्राइमरी फॉलिकल्स हर ओवरी में, एक ओवरी में, अब याद रखिए पेयर ऑफ ओवरीज है ना, तो एक ओवरी में 60,000 टू 80,000 प्राइमरी फॉलिकल रह जाते हैं। ठीक है, अब ये प्यूबर्टी के बाद क्या होता है कि प्राइमरी फॉलिकल फिर सराउंड होते हैं और लेयर से, और ये बनाते हैं सेकेंडरी फॉलिकल। तो सेकेंडरी फॉलिकल में और ज्यादा जो है आपका ग्रेन्युलोसा सेल्स की लेयर है, और क्या है, थीका भी बन जाता है। ठीक है, अब सेकेंडरी फॉलिकल ही ट्रांसफॉर्म होने लगता है टर्शियरी फॉलिकल में, और इसके अंदर एक फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है। तो अगेन हम क्या करते हैं, एक बार डायग्राम से समझ लेते हैं। ठीक है, अब ये है डायग्राम ओवरी का, है ना। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो बेसिकली ये है प्राइमरी फॉलिकल। तो प्राइमरी फॉलिकल तो बन गए प्यूबर्टी तक, आते आते प्राइमरी फॉलिकल है, प्यूबर्टी अटेन करने के बाद ये एक तरीके से ऐसे और ज्यादा डिवाइड करके इस पहले सेकेंडरी फॉलिकल बनाते हैं। सेकेंडरी फॉलिकल में और ज्यादा जो है आपके ये जो सेल्स हैं, ग्रैन्युलोसा सेल्स, है ना, वो उनसे उनकी लेयर बनती जा रही है, थीका है।
फिर ये बनाते हैं टर्शरी फॉलिकल। अब टर्शरी फॉलिकल में जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी है, ये इसको बोलते हैं एंट्रम। ठीक है। अब ये थीका की लेयर जो है, ये ऑर्गेनाइज होती है एक इंटरनल और एक्सटर्नल थीका में। अब ये और डेवलप हो रहा है। ठीक है। और अब ये देखिए कि जो आपका oocyte है, प्राइमरी oocyte है अंदर, है ना, ये भी ग्रो कर रहा है। ठीक है। और पहला मियोटिक डिवीजन हो जाता है। अब जैसे ही मियोटिक डिवीजन होता है तो ये एक तो oocyte बनाता है, एक तो सेकेंडरी oocyte बनाता है। अब क्योंकि मियोटिक डिवीजन है ना, तो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड में आ रहा है। और दूसरा जो है एक पोलर बॉडी बनाता है, ये होती है फर्स्ट पोलर बॉडी। ठीक है। अब इसके बाद सेकेंडरी oocyte रिटेन करता है और ज्यादा न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। ठीक है। और उसके बाद ये जो आपका लास्ट टर्शरी फॉलिकल बना है, ये और मिच्योर होके बन जाता है ग्राफियन फॉलिकल। ये जो आपको दिख रहा है, ये है ग्राफियन फॉलिकल। इसमें आप देख रहे हैं ये ओवम है। अब जब ग्राफियन फॉलिकल बनता है ना, तो इस टाइम पे जो अंदर oocyte है, वो ओवम और सेकेंडरी और डिवाइड हो रहा है, क्योंकि मियोटिक डिवीजन है तो चार में होंगे ना। सेकेंडरी जो है, सेकेंड पोलर बॉडी बना रहा है। ठीक है। तो बेसिकली अब आपका ओवम बन गया है फाइनली, है ना। अब ये जो ग्राफियन फॉलिकल है, ये रप्चर हो जाता है और सेकेंडरी oocyte, जिसको हम ओवम बोलते हैं, ये है ओवम, है ना, ये रिलीज हो जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ओव्यूलेशन, है ना। तो ये प्रोसेस है ओव्यूलेशन का। जब हम मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ेंगे नेक्स्ट हमारे वीडियो में, तो हम देखेंगे कि ये इसका पीरियोडिसिटी होती है फीमेल्स में, है ना। तो वो पीरियोडिसिटी क्या है। तो ये हमने पूरा oogenesis खत्म कर दिया। उसमें क्या हुआ कि आपका oogonia से प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, और वो सेकेंडरी oocyte ही बेसिकली डेवलप होता है फिर ओवम में, और वो रिलीज हो जाता है ना। तो ये पूरा प्रोसेस हो गया oogenesis का। एक बार हम खत्म करें उससे पहले ये जल्दी से डायग्राम देख लेते हैं जिसमें स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis समझाया है। और मैं ये आपको फटाफट एक बार ही समझा देती हूँ वापस से। तो पहले स्पर्मेटोजेनेसिस देखते हैं। तो ये प्यूबर्टी के बाद आपका जो स्पर्मेटोगोनिया है, उनमें से कुछ स्पर्मेटोसाइट्स प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स बना लेते हैं माइटोसिस के थ्रू। ठीक है। यहाँ पर डिप्लॉयड है, ये देख रहे हैं 46 क्रोमोसोम्स। अब उसके बाद जब पहला मियोटिक डिवीजन होता है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, तो 23 हो गया। क्योंकि ये दो से दो दो और दो दो बनेंगे तो चार तो बनेंगे, तो सेकेंड मियोटिक डिवीजन होता है, इसमें भी 23 होगा। ये स्पर्मेटिड्स बनाते हैं और फिर ये डिफ्रेंशिएट कर जाते हैं स्पर्मेटोजोआ में। बहुत सारे हॉर्मोन्स इन्वॉल्व है। अब जब आप ऊगोनिया देखेंगे तो ये फीटल लाइफ के टाइम पर ही बेसिकली ऊगोनिया बन गया है oogenesis में, है ना। तो प्राइमरी oocyte तो बने हुए हैं। ठीक है। अब ये प्राइमरी oocyte ऐसे ही रहता है, इसी स्टेज में रहता है कब तक, प्यूबर्टी तक। और प्यूबर्टी आने के बाद ही सेकेंडरी oocyte बनता है और पहली पोलर बॉडी बनती है ना। तो पहली पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, और फिर जो दूसरा डिवीजन होता है, यहाँ पर आप वापस से देख रहे हैं कि जब तक ऊगोनिया ये 46 है, डिप्लॉयड है, यहाँ भी मियोटिक डिवीजन हो रहा है पहला, है ना। तो ये बना रहा है। अब यहाँ पर हैप्लॉइड हो गया ये जो बना, फिर ये डेवलप होता है और ओवम में, और सेकेंड पोलर बॉडी बनाता है। और ये ओवम जो है रिलीज हो जाता है ओवरी से, और उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन। ठीक है। तो इसी के साथ गाइज हमने दोनों प्रोसेस जो हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis, कवर कर लिया है। अब हम आगे जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल और फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे। सो आई होप आपको ये दोनों प्रोसेसेस बहुत अच्छे से समझ में आए हैं। गाइस आप एक और चीज बता दूं कि आप ये सारे नोट्स मेरे वेबसाइट onestopbiology.com पे अपने रेफरेंस के लिए जाकर चेक कर सकते हैं, उसको डाउनलोड करके उससे पढ़ सकते हैं। वो क्यूरेटेड हैंड रिटन नोट्स है मेरे। ठीक है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने नीट का एग्जाम दिया भी है और क्लियर भी किया है। ठीक है। तो एक तो आप वहां पर नोट्स एक्सेस कर सकते हैं, और दूसरी चीज, अगर आपको चीज अच्छे से समझ में आया तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और शेयर जरूर कीजिए फ्रेंड्स के साथ।
और आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए सो दैट आगे के वीडियोस के अपडेट आपको मिलते रहें। इन केस आपको कोई भी डाउट है तो आप मेरे से या तो वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछिए, अपने डाउट्स मैं जवाब दूंगी, और या तो मैंने डिस्क्रिप्शन में वीडियो के व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पे भी मैसेज करके मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, और आप चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिए गाइस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है आगे के वीडियोस के अपडेट के लिए। ठीक है, थैंक्स गाइस, बाय बाय।